हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका और आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूं जो थोड़ी सी नॉलेजेबल भी है। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें छोटे से छोटे डिटेल पर ध्यान देना चाहिए। कई बार हम बहुत जो बारीक चीजें होती हैं उनको इग्नोर कर जाते हैं, चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि कई बार ये छोटी मोटी गलतियां हमारी जान भी ले सकती हैं। आज की ये कहानी भी कुछ ऐसा ही आपको बताएगी। तो फिलहाल आप लोगों का सस्पेंस ना खराब करते हुए सीधे शुरू करती हूँ मैं अपनी आज की स्टोरी। ये घटना है 7 अगस्त 1981 की, जबकि एक 34 इयर्स ओल्ड व्यक्ति जिसका नाम था कार्ल मकॉन और जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, वो अपना कुछ समय अलास्का में स्पेंड करने के लिए गया था। ये वहां के बहुत ही सुनसान इलाके में गया था और वहां की एक लेक के किनारे इसने कैंपिंग की हुई थी। कार्ल यहाँ पर एक सोलो कैंपिंग ट्रिप करने के लिए आया था। उसको यहाँ पर आए हुए करीब 5 मंथ्स हो चुके थे, यानी कि वो पिछले 5 महीनों से इस बिल्कुल सुनसान इलाके में अकेले रह रहा था और आज उसका इस जगह पर आखिरी दिन होने वाला था। आज वो यहाँ से वापस लौटने वाला था। वो अपने साथ काफी सारा एम्यूनिशन लेकर आया था, गोलियां लेकर आया था, लेकिन अब क्योंकि वो यहाँ से जाने वाला था तो वो ये एम्यूनिशन के जो बचे हुए बॉक्सेस थे उसको पानी में फेंक रहा था। वो इस एम्यूनेशन को ऐसे ही साइड में छोड़कर नहीं जा सकता था क्योंकि हो सकता था कि जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो इसे कंज्यूम कर लेते और अगर ऐसा होता तो वो जो मासूम जानवर थे वो इसके कारण मारे जा सकते थे। ये गोलियां उनकी जान ले सकती थी। इस कारण से उसका जो भी बचा कुचा एम्यूनेशन था वो उसको पानी में फेंकने वाला था। ऐसा उसने किया भी। उसने एक बड़ा सा बॉक्स उठाया जिसमें गोलियां थी और उसको जोर से पानी के अंदर फेंक दिया। और उस सुनसान इलाके में ये फेंकने की जो आवाज थी, ये जो स्प्लैट था, वो बहुत ही जोर से सुनाई दे रहा था। ये जो एरिया था ये इतना ज्यादा सुनसान था कि इसने अपने 5 महीनों में यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा था। ये एक नॉर्दर्न अलास्का का इलाका था। ये आर्कटिक सर्कल के अंतर्गत आता था और एक प्लेन से ये करीब यहाँ पर 5 महीने पहले आया था। जब कार्ल 5 मंथ्स पहले यहाँ पर आया था उस समय स्प्रिंग सीजन था। कार्ल को ये प्लेन इस लेक के किनारे छोड़कर चला गया था। उसने इसी लेक के किनारे अपना टेंट लगा लिया था और ये जो उसका टेंट था ये बाकी 3 जगह से यानी तीनों ओर से फॉरेस्ट से घिरा हुआ था। इसके अलावा फॉरेस्ट के पीछे वहां पर ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ भी थे। इन 5 महीनों के दौरान कार्ल ने कभी भी किसी को भी नहीं देखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी ह्यूमन बीइंग को नहीं देखा और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति से बात की, क्योंकि वहां पर ना तो उसके पास फोन्स थे, ना वहां पर आसपास कोई रोड थी, ना वहां पर कोई रेंजर्स आते थे, ना वहां पर फोन के सिग्नल्स थे। तो कार्ल किसी से भी बात नहीं कर सकता था। अगर कार्ल को किसी से बात करनी होती या किसी से मुलाकात करनी होती तो उसे कम से कम 160 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता। उसके बाद उसको कोई व्यक्ति मिलने वाला था, यानी कि करीब 100 माइल्स तक या 160 किलोमीटर तक वहां पर कोई भी नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रू आइसोलेशन का एक्सपीरियंस कर रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 7 अगस्त 1981 का दिन था। आज उसका यहाँ पर आखिरी दिन था। आज वो यहाँ से जाने वाला था। तो कार्ल बार बार आसमान की तरफ देख रहा था, ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था कि शायद उसको प्लेन की आवाज सुनाई देगी। उसको पूरी उम्मीद थी कि जल्दी ही उसको एक प्लेन पिक करने के लिए आएगा। लेकिन बार बार जब भी वो आसमान की तरफ देख रहा था, जब भी कान लगाकर सुन रहा था, उसे ना तो कुछ दिखाई दे रहा था ना तो कुछ सुनाई दे रहा था। लेकिन इससे कार्ल को कुछ खास चिंता नहीं हुई, क्योंकि कार्ल ने जो प्लेन अरेंज किया था उसको पिक करने के लिए, उसको सिर्फ डेट बताई थी, कोई भी पिकअप टाइम नहीं बताया था। तो इसका मतलब यह था कि वो प्लेन दिन के किसी समय भी कार्ल को लेने आ सकता था। तो इसीलिए कार्ल को बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी। वो आराम आराम से अपना सामान समेटता जा रहा था और जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो बहुत ज्यादा एंशियस था यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि उसने पूरी तरह से मूड बना लिया था यहाँ से जाने का। अब कार्ल अपने कैंप साइट पर इधर उधर घूमने लगा, लगातार अपनी चीजों को पैक करता जा रहा था। कार्ल को पता था कि उसको लेने यहाँ पर जो प्लेन आएगा वो काफी छोटा सा प्लेन है। वो कोई बहुत बड़ा प्लेन नहीं है जिसमें बहुत सारा सामान कैरी किया जा सकता है। वहां पर सिर्फ एक और व्यक्ति के बैठने की जगह थी पायलट के अलावा, और थोड़ा बहुत सामान रखा जा सकता था। कार्ल को ये बात पता थी कि यहाँ से वो अपना सारा सामान नहीं ले जा सकता और बहुत सारा सामान इसे यहीं पर छोड़ना पड़ेगा।
इसी कारण से जो इंपॉर्टेंट सामान था वो बस उसी को पैक कर रहा था और फालतू सामान यहीं पर छोड़ने वाला था। और इसी कारण से उसका जो एमओ था, उसकी जो गोलियां थी, उसके बॉक्सेस उसने लेक में फेंक दिए थे। उसको किसी और तरीके से डंप करने का आइडिया कार्ल के पास नहीं था। उसको सुरक्षित सिर्फ लेक में ही फेंका जा सकता था। अब कार्ल को काफी एंटिसिपेशन था पिकअप का। अचानक से वहां पर हवा चलने लगी, जो कि वहां पर नॉर्मली चलती रहती है। कार्ल ने अपनी जैकेट ऊपर तक बंद कर ली। और अगर देखा जाए तो इस समय आर्कटिक सर्किल में वार्म सीजन चल रहा था, गर्मियों का सीजन था। लेकिन आर्कटिक सर्कल में जो वार्म सीजन होता है उसमें भी जो टेम्परेचर होता है वो करीब फ्रीजिंग टेम्परेचर ही होता है। और रात के समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है। अब हालांकि कार्ल को इस तरह की सोलो कैंपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था। रिमोट एरियाज में अकेले जाकर रहना काफी पसंद था। लेकिन इस समय वो अपने घर जाने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अब यहाँ पर वो काफी लंबे समय तक रह चुका था। वो अपने फ्रेंड से मिलना चाहता था, अपने डैड को कॉल करना चाहता था, और साथ ही अब वो एक कंफर्टेबल से वार्म से घर में भी रहना चाहता था। वो यहाँ पर रह रहकर काफी, अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऊब चुका था। अब जो कार्ल था वो अपना फाइनल बॉक्स, जो कि उसका 6th बॉक्स था जिसमें गोलियां थी, उनको भी लेक में फेंकने वाला था। लेकिन तभी उसने कुछ आवाजें सुनी। और जब उसने देखा तो उसने पाया कि लेक के दूसरी साइड एक वुल्फ मौजूद था। और इसी कारण से जो कार्ल था वो एक सेकंड के लिए रुक गया और वुल्फ को देखने लगा। हालांकि वुल्फ से उसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी अब उसने डिसाइड किया कि ये जो उसका लास्ट बॉक्स है ये फिलहाल उसको फेंकेगा नहीं, अपने पास ही रख लेगा, और जब प्लेन आ जाएगा तब उसको डंप करेगा। क्योंकि हो सकता था कि वो वुल्फ लेक क्रॉस करके या कोई और वुल्फ वहां पर आ जाता। इस कारण से उसने डिसाइड किया कि थोड़ा सा अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी है कि ये 6th बॉक्स मैं पानी में ना फेंकूं। उसने ये 6th बॉक्स अपने बैग में रखा। उसके बाद वो शोर लाइन के पास आ गया। यहां पर उसने नेट लगाकर रखा था फिशेस को कैच करने के लिए। जब उसने नेट की तरफ देखा तो उसने पाया कि उसने 2 ट्राउट फिश पकड़ ली थी। और ये देखकर वो काफी खुश हो गया। उसने ये जो फिशेस थी वो नेट से बाहर निकाली, अपने कैंप साइट पर वापस गया, एक फायर बनाई यानी कि आग जलाई, और उस पर मछलियों को कुक करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने आराम से वहां बैठकर फिश को खाना शुरू किया। लेकिन बार बार वो स्काई की तरफ देख रहा था, ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था कि वहां पर प्लेन आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसको उम्मीद थी कि अब जल्दी ही प्लेन वहां पर आ जाएगा। जब उसने वो फिश पूरी तरह से खा ली तब उसने अपनी डायरी में क्विक एंट्री की। वो इस तरह की एंट्रीज अपनी डायरी में लगातार करता रहता था। उसमें लिखता था कि उसने उस दिन क्या क्या किया। तो उस दिन के बारे में उसने इस डायरी में लिखा। उसने बताया कि ये कैंप में मेरा आखिरी दिन है। और ये लिखने के बाद उसने अपनी डायरी बंद की और जितना भी बचा कुचा सामान था उसको भी पैक करना शुरू कर दिया। इसके बाद ये अपना सारा का सारा सामान उठाकर वाटर लाइन के पास आया। उसे पता था कि प्लेन जल्दी ही आने वाला होगा, वो यहाँ पर नीचे उतरेगा और मैं जल्दी से जल्दी प्लेन में बैठकर यहाँ से निकल जाऊंगा। अब कार्ल लेक के किनारे बैठा हुआ था। इस समय तक मिड आफ्टरनून का समय हो चुका था, लेकिन अभी तक प्लेन के कोई भी साइन वहां पर नजर नहीं आ रहे थे। कार्ल इधर उधर देख रहा था, वो ब्यूटीफुल लेक को बार बार देख रहा था, वहां के नजारों को देख रहा था। उसे पता था कि शायद इस जगह पर वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आने वाला है। इसी कारण से आखिरी बार वो हर चीज ध्यान से देख रहा था। उसे पता था कि जल्दी ही प्लेन यहाँ पर आएगा और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ये जो कार्ल की सोलो ट्रिप थी, ये केवल एक सोलो ट्रिप नहीं थी, बल्कि ये एक फोटोग्राफी ट्रिप भी थी। यहाँ पर उसने बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स लिए, नेचर के, वहां के जानवरों के, वहां के माउंटेन्स के। करीब उसने 500 रोल्स फिल्म के खत्म किए थे। उसे पता था कि ये जो इतनी सारी पिक्चर्स हैं ये बहुत ही अच्छे दाम पर बिकेंगी और उसको अच्छा खासा पैसा इनके बदले मिल जाएगा। कार्ल सोच रहा था कि जो पैसा मुझे मिलेगा उससे अगले साल मैं किसी नई जगह पर जाऊंगा और वहां पर फोटोग्राफी करूंगा। अब वो यहाँ पर इस सीन को एंजॉय कर रहा था, डे ड्रीम कर रहा था अपने नेक्स्ट ईयर की ट्रिप के बारे में। और तभी उसने नोटिस किया कि अब धीरे धीरे सूरज डूबने लगा है। और जब कार्ल ने सनसेट होते हुए देखा तब वो पहली बार थोड़ा सा चिंतित हुआ, क्योंकि ये जो फार नॉर्थ का इलाका था यहाँ पर सनराइज करीब 20 आवर्स के लिए रहता था, स्पेशली समर्स में। लेकिन अगर सनसेट हो रहा था तो इसका मतलब यह था कि बाकी इलाकों में करीब आधी रात का समय हो चुका होगा।
और जो प्लेन कार्ल को पिक करने आने वाला था वो अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा था। अब ये जो प्लेन कार्ल को पिक करने के लिए आने वाला था वो कार्ल के एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड जिसका नाम था रोरी उसका था। इसके फ्रेंड रोरी को अभी तक उसको पिक करने आ जाना चाहिए था, चाहे वो आज के दिन किसी भी समय पर आता, लेकिन उसको आज की डेट पर यानी कि 7 अगस्त 1981 के दिन वहां पर पहुंचना चाहिए था। लेकिन अभी तक करीब आधी रात का समय हो चुका था, लेकिन वो यहां पर नहीं पहुंचा था। और कार्ल को पता था कि उसके फ्रेंड ने अब ऑफिशियली डेट को मिस कर दिया है और अब कार्ल को काफी चिंता होने लगी थी। कार्ल को पता था कि उससे कांटेक्ट करने का उसके पास कोई भी जरिया नहीं है। ये अपने दोस्त से वहां पर ना आने का कारण नहीं पूछ सकता था, उसके साथ कोई और नई डेट फिक्स नहीं कर सकता था, और इसी कारण से एक तरह से देखा जाए तो कार्ल वहां पर फंस चुका था। अब कार्ल को पता था कि फिलहाल उसका दोस्त यहाँ पर आने वाला नहीं है, क्योंकि उसके इलाके में आधी रात का समय हो चुका है और इस समय वो यहाँ पर नहीं आएगा। अब कार्ल बहुत ज्यादा एंशियस हो गया, लेकिन उसे यहाँ से उठना ही था। वो वहां से उठा, उसने सारा का सारा सामान खोला, उसको अपना टेंट एक बार फिर से सेट करना पड़ा। इसके बाद वो अपने टेंट के अंदर गया, अपने स्लीपिंग बैग के अंदर गया और वहां पर लेटकर प्रार्थना करने लगा कि कम से कम अगले दिन उसका दोस्त वहां पर उसको पिक करने के लिए पहुंच जाए। फिर अगला दिन यानी कि 8 अगस्त आया। उस दिन कार्ल जल्दी उठ गया था। जल्दी उठने के बाद वो बाहर आकर जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगा और एक बार फिर से सामान लेकर शोर लाइन के पास आ गया और अपने फ्रेंड का इंतजार करने लगा। पूरे दिन उसने वहां बैठकर अपने दोस्त का इंतजार किया, लेकिन उस दिन भी प्लेन वहां पर नहीं पहुंचा। कार्ल अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि हो सकता है कि उसके फ्रेंड को डेट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हो, शायद वो 1-2 दिन बाद आए, लेकिन वो यहां पर आएगा जरूर। उसके बाद 2-3 दिन और बीत गए, लेकिन वो प्लेन वहां पर कभी भी नहीं आया। कार्ल लगातार इंतजार कर रहा था। इसी दौरान यानी कि 2-3 दिन बाद कार्ल को एक बात याद आई और वो बात याद करके वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होने लगा। वो बात ये थी कि करीब 6 महीने पहले जबकि रोरी और वो बैठकर उसके पिकअप के प्लान्स को डिस्कस कर रहे थे कि मैं किस तरह से वहां पर जाऊंगा, किस तरह से तुम मुझे लेने किस डेट पर आओगे, तब कार्ल को याद आया कि वो दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और जिस समय ये प्लान्स बन रहे थे, पिकअप के प्लान्स, उस समय वो बहुत ज्यादा ड्रंक थे। वो लोग बस वहां पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे और इसी हंसी मजाक के बीच में ही अचानक से ही कार्ल ने रोरी से पूछ लिया था कि क्या तुम मुझे पिक करने आ सकते हो। तब रोरी ने कहा था कि हाँ हाँ मैं आ सकता हूं। तब ऐसे ही बातों बातों में कार्ल ने कह दिया था कि तुम 7 अगस्त को मुझे वहां से लेने के लिए आ जाना, मैं अपनी ट्रिप वहीं पर एंड कर दूंगा। और ये सारी चीजें बस ऐसे ही हुई थी, यानी कि बहुत ही लाइटली हुई थी, कभी भी ऑफिशियली और बहुत सीरियसली ये बातें वहां पर नहीं हुई थी। रोरी ने उससे कहा था, यानी कि कार्ल से कहा था कि हाँ शायद मैं आ जाऊंगा। कार्ल को याद आया और साथ ही उसने ये भी कहा था कि रोरी ने कार्ल को बताया था कि पहले मैं अपना शेड्यूल चेक करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं और बिजी हूं, मुझे कोई और बुकिंग मिली हुई हो। तो अभी मैं 100% कमिट नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। लेकिन कार्ल इतना ज्यादा एक्साइटेड था अपने ट्रिप को लेकर, उसने बाद में कभी भी रोरी से ये बात डिस्कस नहीं की थी कि तुम मुझे लेने आओगे या नहीं आओगे। वो एक तरह से इस बात को भूल ही गया था। उसने बस अपनी ड्रिंकिंग सेशन के दौरान ये बात रोरी से कह दी थी, बातों बातों में कह दी थी, लेकिन बाद में उसको श्योर नहीं किया था, यानी कि रोरी को श्योर नहीं किया था कि तुम्हें ही मुझे पिकअप करने के लिए आना है। तो हो सकता है कि रोरी ने ये बात इतनी ज्यादा सीरियसली ना ली हो और उसे ये बात याद भी ना हो। धीरे धीरे कार्ल को रियलाइज हो रहा था कि रोरी को देर नहीं हुई है उसको लेने आने में, बल्कि रोरी को तो पता ही नहीं है कि वो उसको लेने आने वाला है। यानी कि उस प्लान के बारे में रोरी को कुछ अंदाजा ही नहीं है। वो ड्रिंकिंग के दौरान क्योंकि बात हुई थी तो रोरी सब कुछ भूल चुका है। और वैसे भी ये कार्ल की बहुत बड़ी गलती थी कि उसने बाद में रोरी को नहीं बताया था कि इस डेट में तुम्हें मुझे लेने के लिए आना है। इसका मतलब यह था कि रोरी वहां पर आने वाला ही नहीं है और कार्ल को यह भी पता था कि 0% चांस है कि वहां पर कोई और प्लेन कभी भी आएगा। इस एरिया में बहुत ही कम प्लेन्स आते थे और इन पिछले 5 महीनों में कार्ल ने वहां पर एक भी प्लेन नहीं देखा था। अब उसके पास बस एक ही उम्मीद थी कि हो सकता है कि कोई उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दे, हो सकता है उसके पिता उसकी मिसिंग की कंप्लेंट लिखवा दे और हो सकता है इस कारण से उसे कोई यहाँ पर ढूंढने आ जाए। लेकिन इस बात के भी बहुत ही कम चांसेस थे, क्योंकि अपने काम के सिलसिले में
कार्ल बहुत ज्यादा ट्रेवल करता था, कॉन्स्टेंटली ट्रेवल करता था, और कभी भी किसी को भी नहीं बताता था कि वो कहाँ जा रहा है, और ये भी नहीं बताता था कि वो कब वापस आएगा। अभी कुछ समय पहले ही कार्ल एक ट्रिप पर गया था, इसी तरह की एक सोलो ट्रिप पर गया, और बाद में बहुत टाइम लगा दिया उसने लौटने में। इस बीच उसके डैड को बहुत ज्यादा चिंता हो गई। उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी। बाद में जब कार्ल वापस आया और उसको पता चला कि उसके डैड ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा दी है, तब उसने अपने पिता से कहा था कि ऐसा कभी भी मत करना, कभी भी अथॉरिटीज से संपर्क मत करना। अगर मैं लेट होता हूं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक रहूंगा। इसका मतलब यह था कि कार्ल इस जगह पर फिलहाल अकेले ही रहने वाला था, और उसको जो ब्रूटल अलास्कन विंटर है उसका सामना अकेले ही करना था। वहां पर बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली थी, और इस दौरान उसे यहाँ पर कोई भी ढूंढने वाला नहीं था, क्योंकि उसने खुद ही सबको मना किया हुआ था कि कभी भी मेरी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करानी है। इस समय कार्ल के पास बहुत ही लिमिटेड सप्लाईज थी, और केवल एक ही बॉक्स था एमिनिशंस का, यानी कि गोलियों का। बाकी सारी गोलियों के बॉक्सेस वो पहले ही लेक में फेंक चुका था। अब धीरे धीरे अगस्त का एंड आने लगा था। अभी भी कार्ल इसी जगह पर फंसा हुआ था, लेकिन कार्ल ने अपनी फेट को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। उसे पता था कि कोई भी प्लेन उसको लेने नहीं आ रहा है, और इसी कारण से मुझे यहां पर जिंदा रहने की कोशिश करनी है। कार्ल को पता था कि उसके पास दो चॉइसेस हैं। पहली तो ये कि मैं यहीं पर रहूं और ये उम्मीद जिंदा रखूं कि कोई ना कोई मुझे यहां पर रेस्क्यू करने के लिए आएगा। ये एक कंजर्वेटिव ऑप्शन था। उसे पता था कि यहां पर रहने के दौरान उसे आराम से खाना मिल जाएगा, उसके पास ही जंगल है, वहां से उसको लकड़ी वगैरह मिल जाएगी, और साथ ही पानी तो उसके सामने मौजूद था ही लेक के रूप में। और वो यहाँ पर भूख से मरने वाला नहीं था, वो यहाँ पर ठंड से जमकर मरने वाला भी नहीं था, इतना इंतजाम उसके पास था। लेकिन उसे पता था कि ऐसा करने से बस वो जीवित रहेगा, लेकिन हो सकता है कि उसको पता नहीं कब तक रेस्क्यू ना किया जाए। दूसरी चॉइस ये थी कि कार्ल यहां से अपना सारा का सारा सामान उठाए, समेटे, और यहां से हाइक करके बाहर निकलने की कोशिश करे। लेकिन यहां से बाहर निकलने के लिए उसे कम से कम 75 माइल्स चलना पड़ता, यानी कि कम से कम 120 किलोमीटर्स, और तब वो यहाँ की नियरेस्ट सिटी जिसका नाम था फोर्ट यूकॉन वहां पहुंच सकता था। लेकिन ये एक आसान हाइक होने वाली नहीं थी, क्योंकि ये कोई सड़क से यात्रा नहीं थी, बल्कि उसे जंगलों से, मैदानों से, और पता नहीं कितने खतरनाक इलाकों से होकर गुजरना पड़ता। ये जो दूसरा ऑप्शन था, इसमें डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि ये एक बहुत ही रफ इलाका था, और यहाँ पर कोई भी ह्यूमन मेड ट्रेल्स थी ही नहीं। अगर वो एक छोटी सी भी गलती करता या वो थोड़ा सा भी फिसलता, तो वो सीधा पता नहीं कितनी ऊंचाई से गिरकर मर सकता था। इसके अलावा वहां पर रास्ते में भोजन खोजना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता, और अब जो वेदर उसके सामने था वो अपने आप में एक बहुत ही ब्रूटल वेदर था। उससे पार पाना अपने आप में एक बहुत ही कठिन टास्क था। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी समस्या थी, और वो ये थी कि आगे चलने के बाद उस इलाके में बहुत ज्यादा वुल्फ थे, बहुत ज्यादा भेड़िए थे, और उनसे बचना एक तरह से नामुमकिन था। तो अब कार्ल को पता था कि ये दोनों ही चॉइसेस अपने आप में बुरी हैं, लेकिन जो सेकंड चॉइस है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब कार्ल को डिसीजन जल्दी ही लेना था। अब जो आर्कटिक विंटर था वो बहुत जल्दी आने वाला था, और उससे पार पाना भी अपने आप में एक बहुत ही कठिन टास्क था। कार्ल को ये डिसाइड करना था कि अगर उसको हाइकिंग शुरू करनी है तो वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जानी चाहिए, नहीं तो अगर विंटर्स का मौसम जल्दी आ जाता तो ये हाइक करना और ज्यादा कठिन होता जाता। अब कार्ल इसी बारे में सोच रहा था, और इसी दौरान वो एक रैबिट स्नेयर के पास पहुंचा, यानी कि उसने जो रैबिट्स को पकड़ने के लिए जाले या फंदे लगाए हुए थे उनके पास पहुंचा, और तब उसने पाया कि उसने एक रैबिट को कैच कर लिया था। वो रैबिट को पकड़कर वापस लाया, उसको मारा, उसको कुक किया, और उसको खाने लगा। और खाते खाते सोचने लगा कि यहाँ पर रहना इतना बुरा भी नहीं है, अभी यहाँ पर मुझे आराम से भोजन मिल रहा है, कम से कम यहाँ पर मैं जिंदा तो हूं, और यहाँ पर मुझे कम से कम 2 दिन और रहना चाहिए। वो मन में ये तो चाहता था कि वो यहीं पर रहे, लेकिन उसे पता था कि यहाँ पर रहना भी एक बहुत ही खतरनाक ऑप्शन है। हो सकता है कि आगे जो वेदर आने वाला है उसमें यहाँ पर रहना बहुत ज्यादा कठिन होता जाए। इसीलिए जो हाइकिंग वाला ऑप्शन है, भले ही वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसमें जिंदा रहने के कहीं ना कहीं ज्यादा चांसेस अब उसको दिखाई देने लगे थे। कार्ल ये भी सोच रहा था कि हो सकता है कि जो आसपास प्रीडेटर्स घूम रहे हैं, जो जंगली जानवर घूम रहे हैं,
वो बाद में क्योंकि खाने की कमी हो जाएगी, हो सकता है मेरे ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दे। मैं उनसे कब तक लड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा गोलियां भी नहीं बची हैं। अब कार्ल यहाँ पर बैठकर ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी अचानक से उसको एक स्मॉल प्लेन के इंजन की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे ऐसा लगा कि ये किसी और चीज की आवाज होगी, क्योंकि उसने बहुत समय से किसी भी प्लेन की आवाज वहां पर सुनी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उसको पूरा यकीन हो गया कि ये किसी प्लेन की ही आवाज है। तब उसने सर उठाकर स्काई की तरफ देखा और 1 सेकंड के बाद ही उसको एक प्लेन डायरेक्टली उसके कैंप की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। ये जो प्लेन था ये काफी लो उड़ रहा था और काफी स्लो भी था। अब कार्ल भागता हुआ अपने टेंट के अंदर गया। उसने सबसे ज्यादा ब्राइट कलर की एक चीज अंदर से उठाई, जो कि उसका स्लीपिंग बैग था। जो इसका स्लीपिंग बैग था वो ब्राइट ऑरेंज कलर का था। वो लेकर वो अपने टेंट के बाहर की तरफ भागा और उसने ये जो स्लीपिंग बैग था उसको वेव करना शुरू कर दिया, ताकि पायलट की अटेंशन को ग्रैब कर सके। तभी कार्ल ने देखा कि ये जो प्लेन था ये अलास्कन स्टेट ट्रूपर्स का था, यानी कि ये एक ऑफिशियल प्लेन था जो रेस्क्यू वगैरह करते हैं। तब उसने फिगर आउट किया कि उसके जो फ्रेंड्स थे, हो सकता है उसकी फैमिली मेंबर्स, उन्होंने उसकी मिसिंग रिपोर्ट की हो और इसी कारण से ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, ये इसको रेस्क्यू करने के लिए वहां पर आए होंगे। अब ये जो प्लेन था ये काफी नजदीक आ चुका था और वो कार्ल के कैंप के ठीक ऊपर से गुजरा। ये प्लेन इतना नीचे था कि जब कार्ल ने पायलट की तरफ देखा तो पायलट से उसका आई कांटेक्ट हो गया। कार्ल साफ साफ देख सकता था कि पायलट ने उसको देख लिया है, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं थी। जैसे ही कार्ल ने पाया कि पायलट ने उसको देख लिया है, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने अपना एक हाथ हवा में उछालना शुरू कर दिया खुशी के कारण। इसके अलावा वो खुशी से उछलने कूदने लगा। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक प्लेन उसके कैंप तक पहुंच गया है और वो उसको जल्दी ही बचाने वाले हैं। अब इसको पता था कि पायलट जल्दी ही प्लेन को लैंड करेगा और उसको लेकर वापस घर जाएगा। अब कार्ल इस प्लेन को जाते हुए देखता रहा। उसे पता था कि ये प्लेन एक बड़ा सा यू टर्न लेकर वापस आएगा, फिर वहां पर लैंड करेगा और उसके बाद मुझे यहां से लेकर जाएगा। और ऐसा हुआ भी। उस प्लेन ने एक यू टर्न लिया। इस बार भी जो प्लेन था वो काफी नीचा था और कार्ल को पता था कि पायलट जगह ढूंढ रहा है उस प्लेन को लैंड करने के लिए। अभी भी वो जो प्लेन था काफी नीचे उड़ रहा था। अब कार्ल जल्दी से दौड़ता हुआ अपने कैंप की तरफ गया। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और साथ ही अपनी नजर वो बाहर भी रखे हुआ था कि कहां पर ये प्लेन लैंड कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर में ही कार्ल ने पाया कि ये जो प्लेन है ये वहां पर लैंड कर ही नहीं रहा है, बल्कि वो प्लेन सीधा वहां से कहीं पर चला गया। वो कार्ल की नजरों से पूरी तरह से ओझल हो चुका था। अब बाकी के पूरे दिन कार्ल बेसब्री से उस प्लेन का इंतजार करता रहा। बार बार स्काई की तरफ देख रहा था कि वो प्लेन वापस आएगा और जल्दी ही मुझे यहां से लेकर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे रात हो गई। रात में कार्ल अपने टेंट के अंदर चला गया, लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रही थी। वो अंदर से पूरी तरह से हिल चुका था। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ। जब पायलट ने उसको देख लिया था, जब मैंने उससे हेल्प मांग ली थी स्लीपिंग बैग वेव करके, तो वो यहां पर आखिर रुका क्यों नहीं, या उसने इसकी सूचना किसी को क्यों नहीं दी। अब कार्ल अपने आप को समझाने लगा कि हो सकता है कि ये इलाका उस प्लेन के हिसाब से बहुत ज्यादा रफ हो सकता है पायलट को वहां पर लैंड करने में दिक्कत आ रही हो और इसी कारण से पायलट वापस गया होगा और बाद में किसी और प्लेन को वहां पर लेकर आएगा। हो सकता है कि वो कोई फ्लोट प्लेन लेकर आए, यानी कि ऐसा प्लेन जो कि वाटर में लैंड करे। अब कार्ल को कुछ भी पता नहीं था कि वो प्लेन कब आएगा या वहां पर कोई प्लेन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक उम्मीद बाकी थी। लेकिन फिर भी कार्ल को उस रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। बस वो सुबह होने का इंतजार कर रहा था। अब जब काफी देर हो गई उसको नींद ही नहीं आई, तो वो उठकर वहां पर बैठ गया। उसने अपनी फ्लैश लाइट ऑन कर ली और पढ़ने के लिए कोई चीज ढूंढने लगा ताकि वो अपने दिमाग को ऑक्यूपाई रख सके। कार्ल वहां पर जितनी भी किताबें लेकर आया था, जितनी भी मैगजीन्स लेकर आया था, वो सब वो कई कई बार पढ़ चुका था, क्योंकि उसको यहाँ पर कई महीने हो चुके थे और वो सारी बुक्स अच्छी तरीके से पढ़ चुका था। वो इन किताबों से इतना बोर हो चुका था कि उनको उठाने का उसका मन ही नहीं हुआ। तभी अचानक से उसकी नजर पड़ी अपने हंटिंग लाइसेंस पर, यानी कि इस इलाके में आने के लिए जो लाइसेंस लिया जाता है, जो परमिशन ली जाती है, उस पर इसकी नजर पड़ी। ये एक ऐसी चीज थी जो कि उसने अभी तक कभी भी पढ़ी नहीं थी, क्योंकि ऐसी चीजें लोग जनरली ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। वो एक छोटा सा पेपर सर्टिफिकेट था, लेकिन इस समय उसने उसी पेपर सर्टिफिकेट को उठा लिया सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए।
अब जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उस पेपर पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए थे, कुछ सेफ्टी टिप्स लिखे हुए थे, हंटिंग के बारे में सेफ्टी टिप्स लिखे हुए थे, वहां पर कैसे रहना है, किस तरह से अपने आप को वहां पर जिंदा रखना है। अब कार्ल ने ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आराम से पढ़ने शुरू कर दिए। उसने सामने वाले पेज में लिखे हुए सारे रूल्स पढ़ लिए, उसके बाद उसने पेपर फ्लिप किया और बैक साइड के रूल्स पढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक पढ़ते पढ़ते वो एक लाइन पर पहुंचा और ऐसा लगा कि उसके दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई थी। पहले उसने ये सोचा कि शायद उसने ध्यान से इस लाइन को नहीं पढ़ा है, शायद उसे कुछ गलतफहमी हुई है। तब उसने बार बार उस लाइन को, या हम कह सकते हैं उस रूल को पढ़ना शुरू कर दिया। वो रूल पूरी तरह से क्लियर था और उसमें संदेह की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन उसके कारण कार्ल को अब बहुत बड़ा शॉक लग चुका था, एक बहुत बड़ा झटका लग चुका था। और अब कार्ल समझ चुका था कि वो जो पायलट था वो आखिर वहां पर रुका क्यों नहीं। अब वो रूल क्या था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इसके बाद कार्ल काफी समय तक, काफी दिनों तक अपने कैंप के आसपास ही बना रहा। वो लगातार ये होप कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि किसी भी तरीके से वो प्लेन वापस आ जाए एक बार फिर से उसको देखने के लिए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। धीरे धीरे कार्ल ने अपनी उम्मीद छोड़ दी, उसने अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लिया। उसे पता था कि प्लेन उसको लेने वापस आने वाला नहीं है, लेकिन अभी तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब जो उसकी हाइक थी उसको वो शुरू नहीं कर सकता था। अब उसको उसी जगह पर रुके रहना था और इंतजार करना था कि विंटर्स खत्म हो सकता है कि वहां पर कोई और प्लेन आए। अब ये जो लेक थी जिसके किनारे इसका कैंप था वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। अब वो यहाँ पर कोई भी फिश नहीं पकड़ सकता था। इसके अलावा उसने जितने भी फंदे लगाए हुए थे जंगली जानवरों के लिए वो भी सारे खाली रहते थे, क्योंकि जितने भी फॉक्सेस, जितने भी वुल्फ उस एरिया में थे वो सारे इन छोटे जानवरों को मारकर खा लेते थे और उनको कार्ल पकड़ नहीं पाता था। धीरे धीरे अक्टूबर का समय आ गया। हमने अगस्त से ये कहानी शुरू की थी, अब सितंबर और अक्टूबर यानी कि 2 महीने बीत चुके थे। धीरे धीरे कार्ल बहुत ज्यादा पतला होता चला गया, बहुत ज्यादा दुबला हो गया और नवंबर आते आते तक अब हम कह सकते हैं कि कार्ल जेन्युइनली भूखमरी का शिकार हो चुका था। फाइनली 26 ऑफ नवंबर यानी कि थैंक्स गिविंग वाले दिन कार्ल अपने टेंट में जाकर लेट गया और उसके बाद उसने अपनी डायरी में एक एंट्री की। उसमें उसने लिखा कि मेरे लिए आज कोई भी थैंक्स गिविंग फीस्ट नहीं होगा। मेरे जो फूड स्टोर्स हैं वो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं और अब जो आर्कटिक विंटर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। उसके जितने भी फिंगर्स और टोज थे वो काले पड़ते जा रहे थे। उसको फ्रॉस्ट बाइट हो चुका था, यानी कि उसकी उंगलियां एक तरह से खराब हो चुकी थी, मर चुकी थी और धीरे धीरे सड़ने लगी थी। अब वो पूरे समय बीमार रहने लगा था, उसको बस ठंड लगती रहती थी और वो अपने कैंप में ही पड़ा रहता था। अब कार्ल ने एक फाइनल एंट्री की अपनी डायरी में। उसने इस एंट्री में लिखा कि अब मेरी आखिरी लकड़ियां बाहर जल रही हैं, क्योंकि अब मेरे पास फायरवुड भी खत्म हो चुका है। अब अपने आप को गर्म रखने के लिए मेरे पास किसी भी तरह की कोई लकड़ी नहीं है। उसने इस डायरी एंट्री में लिखा कि मेरे पास केवल एक ही चॉइस है और ऐसा बताया जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता है। इसके बाद उसने अपनी डायरी बंद की, उसको फ्लोर पर रखा जहां पर उसकी फिल्म के रोल्स पड़े हुए थे। उसके बाद उसने अपनी राइफल उठाई और अपना एमओ का लास्ट बॉक्स उठाया। उसके बाद उसने अपनी राइफल को लोड किया और वहां पर थोड़ी देर बाद एक सिंगल शॉट की आवाज बहुत तेज गूंजी। इसके बाद करीब 2 महीने बीत गए। इसके बाद अर्ली फरवरी में यानी कि फरवरी ऑफ 1982 में अलास्का स्टेट ट्रूपर्स का एक प्लेन वहां से गुजरा। उन्होंने नीचे कार्ल का टेंट देखा। जब उन्होंने उसकी खोज खबर ली तो उन्होंने पाया कि वहां पर कार्ल की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और यह भी पता चला कि उसने खुद की जान ली थी। बाद में कार्ल को यह रियलाइज हो गया था वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़कर कि उसने क्या बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी थी। जब उसने अपनी फिस्ट हवा में उठाकर, मुट्ठी हवा में उठाकर इस तरह से इशारा किया था जीत का, तो वो उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। जो पायलट था उसने उसको साफ साफ देख लिया था। वो कार्ल को उस दिन रेस्क्यू करने के लिए आया था, लेकिन जो उसका फिस्ट पंप था उसने उसकी किस्मत को पलट कर रख दिया, क्योंकि कार्ल के हंटिंग लाइसेंस में हर एक इशारे का मतलब लिखा हुआ था। अगर कोई एक सिंगल आर्म यानी कि एक ही हाथ उठाकर मुट्ठी दिखाकर इशारा करता है तो वो एक यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी साइन है कि ऑल इज ओके, डू नॉट वेट।
यानी कि सब कुछ ठीक है, मुझे मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। और यही इशारा गलती से कार्ल ने उस पायलट को दिखा दिया था। और इसी कारण से जब अलास्का स्टेट ट्रूपर्स का पायलट इस इशारे को देखता है तो वो यहां से चला जाता है, उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है। अगर कार्ल ने अपना ये हंटिंग लाइसेंस पहले पढ़ लिया होता, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख लिया होता, तो उसको उस दिन 100% बचा लिया जाता। तब उसे पता होता कि उसको अपने दोनों हाथ मुट्ठी बनाकर ऊपर उठाने हैं, और ये एक यूनिवर्सल साइन है जिसका मतलब यह है कि पिक मी अप, मैं यहां पर अकेला हूं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर स्पेशली हम ऐसे इलाके में जा रहे हैं जो कि इतना खतरनाक है, तो वहां पर छोटी छोटी चीजों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर कार्ल उस दिन सिर्फ एक हाथ उठाने की मिस्टेक ना कर देता तो 100% उस दिन उसको बचा लिया जाता, उसकी इतनी दुखद मौत ना होती। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप मुझे बताइए कि मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और साथ ही स्टोरी को लाइक भी कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और साथ ही मेरा दूसरा चैनल जिसका नाम है ट्विस्टेड स्टोरीज, उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं हॉरर स्टोरीज या बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरीज लगातार डाल रही हूँ। तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।